अमीर काली बहू और गरीब गोरी बहू की मुंह दिखाई। अनीता के घर में आज बहुत खुशियों का माहौल था। आज अनीता के दोनों बेटे विवेक और अयान की शादी हो गई थी। बहुत अच्छा हुआ कि मेरे दोनों बेटे की शादी एक साथ ही हो गई। अब तो मैं अपनी दोनों बहुओं का सुख देखूंगी और आराम करूंगी। अनीता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। माँ, और कितना समय हमें यहाँ खड़ा रखोगी? मैं बहुत थक चुका हूँ। हाँ माँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम सब जाकर आराम कर लो। बहुएं भी थक गई होंगी। इसके बाद चारों अपने कमरे में चले जाते हैं। ओह माय टीना डार्लिंग, कैसा लगा तुमको हमारा घर? हाँ, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है ना तुम्हें? ओफो विवेक, यहाँ कितनी गर्मी है। तुम्हारे घर में एसी भी नहीं है क्या? मुझे तो एसी में रहने की आदत है। ओहो मेरी जान, तुम टेंशन ना लो। मैं कल ही तुम्हारे लिए नया एसी लेकर आऊंगा, ठीक है? ओ विवेक डार्लिंग, थैंक यू सो मच। टीना बहुत अमीर घर की लड़की थी। अमीर होने के साथ साथ टीना में घमंड भी बहुत था। लेकिन रम्या टीना के बिल्कुल अपोजिट थी। रम्या गांव की रहने वाली लड़की थी, जिसकी वजह से उसका स्वभाव बहुत शांत और बहुत अच्छा था। रम्या, तुम्हें यहाँ किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं अयान जी, मुझे यहाँ किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है। विवेक और अयान दोनों का स्वभाव अपनी पत्नियों के लिए बहुत अच्छा था। टीना का रंग रम्या के मुकाबले बहुत काला था और वहीं रम्या बहुत ही सुंदर थी। ऐसे ही इन चारों की शादी की पहली रात गुजर जाती है। अगले दिन अरे 5 बज गए। आज मेरा ससुराल में पहला दिन है। जल्दी से तैयार होकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। रम्या जल्दी से रेडी होकर किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ते की तैयारी करने लगती है। अरे 7 बज गए, लेकिन टीना भाभी तो अभी तक नहीं आई। लगता है सो रही होंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर उन्हें उठा देती हूँ, वरना वो लेट हो जाएंगी। रम्या टीना के कमरे के बाहर जाती है और दरवाजा नॉक करती है। टीना भाभी, उठ जाओ, वरना लेट हो जाओगी। यार कौन है सुबह सुबह परेशान कर रहा है? विवेक बेबी देखो ना, कौन है? अरे रम्या भाभी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? अरे जेठ जी, मैं तो टीना भाभी को उठाने के लिए आई थी। आज उनकी पहली रसोई है ना, इसलिए कहीं वो लेट ना हो जाए। हाँ भाभी, आप आ जाइए। टीना भाभी, आप अभी तक सो रही हैं। जल्दी से उठकर रेडी हो जाइए, वरना आप लेट हो जाएंगी। तुम कौन होती हो मुझे ये सब बोलने वाली? मैं अपनी मर्जी से उठूंगी। मेरे घर में मुझे किसी ने आज तक ये नहीं बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाँव की गवार? टीना, ये कैसी बात कर रही हो तुम रम्या से? तुमने मुझ पर चिल्लाया? तुम जानते भी हो मेरे डैडी कौन है? तुम मेरे डैडी की कंपनी के एक मामूली से एम्प्लॉय हो, समझे? तो अपनी औकात में रहो। और तू यहाँ से जाएगी या धक्के मार के निकालू तुझे? नहीं भाभी, मुझे माफ करना, आपको परेशान किया मैंने सुबह सुबह। इतना कहकर रम्या वहाँ से रोती हुई चली जाती है और किचन में अपना काम करने लगती है। विवेक को भी टीना का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता है, लेकिन घर में किसी भी तरह की कोई लड़ाई ना हो और घर में शांति बनी रहे, इसलिए वो टीना को कुछ भी नहीं बोलता है। अब सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर टीना का वेट करता है। अरे विवेक बेटा, ये टीना बहू कहाँ रह गई? कहीं नहीं माँ, वो रेडी हो रही होगी। टीना टेबल पर आती है और खाना खाने के लिए बैठ जाती है। ये कैसा खाना है? मेरे घर में तो ऐसा खाना मेरा कुत्ता भी नहीं खाएगा। ये तो क्या बोल रही है? क्या कोई खाने को ऐसा बोलता है? मैं तो सच कह रही हूँ, आप सबको आदत होगी ऐसा खाना खाने की, लेकिन मुझे आदत नहीं है मिडिल क्लास खाना खाने की। इतना कहकर टीना वहाँ से चली जाती है। टीना का ऐसा बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आता है, लेकिन सब जानते हैं कि टीना एक अमीर परिवार की लड़की है, तो उसे इस माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसे ही शाम हो जाती है और टाइम आता है मुंह दिखाई का। टीना बेटा, तुम रेडी नहीं हुई? अब किस लिए रेडी हो ना, शादी तो हो गई ना। हाँ, लेकिन शादी के बाद भी अपनी कुछ रस्में होती है। आज तुम्हारी और रम्या की मुंह दिखाई की रस्म है। तुम दोनों को देखने के लिए आज सारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार आएंगे, तो इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ। यार, एक तो ये मिडिल क्लास लोग, ऊपर से इनकी मिडिल क्लास रस्में, यहाँ फंस गई मैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये रस्म तो करनी ही होगी। मुझे इन मिडिल क्लास रस्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनीता के बार बार समझाने पर टीना रस्म के लिए मान जाती है और रेडी होने के लिए चली जाती है। इधर अनीता अब रम्या के कमरे में जाती है, जहां रम्या पहले से ही रेडी होती है। अरे बहू, तुम तो पहले से ही रेडी हो गई। हाँ माँ जी, आज मुंह दिखाई की रस्म है ना, इसलिए मैं रेडी हो गई। चलो अच्छा है कि तुम पहले से ही रेडी हो गई। इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों बहुएं तैयार होकर बैठी होती है। रम्या की खूबसूरती को देखकर सारी औरतें उसकी बहुत तारीफ करती है।
अरे अनीता, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। आयन की तो किस्मत ही चमक गई। हाँ, सही कहा अनीता, तुम बहू एकदम चांद ढूंढ कर लाई हो। बस दूसरी बहू को तो देखो, या एक को ही देखते रहोगे। अब दोनों पड़ोसन टीना को देखते ही बोलते हैं, हाय हाय, इतनी काली बहू, ऐसा लग रहा है कि कोयला उठाकर ले आई हो तुम अनीता। एक बहू चांद का टुकड़ा और एक चांद का धब्बा। टीना को अपने काले रंग का ऐसा मजाक बनते हुए देख बहुत रोना आता है कि तभी रम्या बोलती है, आप लोग होते कौन है टीना भाभी को काला बोलने वाले? आपकी हिम्मत कैसी हुई उनका मजाक उड़ाने की? अब काली को काली नहीं तो क्या गोरी बोलेंगे? सच में अनीता, ऐसा लग रहा है कि तुम कोयले की खान से एक हीरा और एक कोयला ले आई हो। बहुत हो गया आप लोगों का, और बहुत सुन लिया मैंने। आप लोग चुपचाप यहाँ से चली जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। देखो तो जरा, इसको तो बोलने की तमीज ही नहीं है। अनीता, तेरी तो किस्मत ही मारी गई। एक बहू काली और दूसरी इतनी जुबान चलाने वाली। मेरी बहुओं को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू जैसी भी है मेरे लिए बहुत अच्छी है, और आइंदा मेरी बहू का मजाक उड़ाया तो देखना तुम। और मेरी बहू ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला है, क्या तुमने सुना नहीं? दोनों जा रहे हो या मैं धक्का देकर बाहर निकालूं? अनीता की इतना बोलते ही दोनों पड़ोसन मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। रम्या और अनीता को अपना साइड लेते हुए टीना को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है और टीना अपनी सास और रम्या से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप दोनों ने मेरी साइड ली और मैंने आप दोनों से ऐसा बर्ताव किया। मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। हाँ भाभी, आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अनीता और रम्या दोनों ही टीना को माफ कर देती है और टीना भी अब सबसे अच्छा बर्ताव करती है। इसी तरह से अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। कंचन, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। बस लाई चाची जी। कंचन जल्दी से अपनी चाची चंदा के लिए खाना परोसती है। तभी चंदा की नजर सब्जी में लिपटे लंबे बालों पर चली जाती है, जिसे देखकर चंदा बड़ी ही बेरहमी से कंचन के बाल खींचते हुए बोलती है, क्या रे काली कलूटी करमजली, आंखें बंद करके खाना बना रही थी क्या? आज फिर तेरे ये लंबे बाल सब्जी में सने हुए हैं। तेरा ढीठपना ऐसे नहीं मिटेगा। आज मैं तुझे गंजा कर दूंगी। नहीं चाची जी, मेरे बाल मत काटिए, मुझे छोड़ दीजिए। बेचारी कंचन अपनी चाची के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर अत्याचारी चंदा उस पर जरा भी तरस नहीं खाती। तभी रघुवीर दरवाजे से अंदर आता है। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो उसे। अरे इस फूल सी बच्ची पर इस तरह जुल्म ढाते तुम्हारा कलेजा नहीं मचलता? अगर उसकी जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती तो भी क्या तुम ऐसा करती? हाँ, अगर मेरी बेटी इतनी बदसूरत होती तो मैं खुद अपने हाथों से उसका गला घोट देती। तुम्हारे भैया भाभी खुद तो मर गए और अपना ये बोझ हमारी छाती पर छोड़ गए। देखो जी, अब मैं इस काली कलूटी को इस घर में और नहीं झेल सकती। तुम इसकी शादी करवा दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर रखना इस मनहूस को इस घर में। ये सुनकर कंचन आंसू भरी आंखों से अपने चाचा के पैरों में गिरकर कहती है, चाचा जी, आप मेरी शादी कर दीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझ बदनसीब अभागन के कारण आपका बसा बसाया घर टूटे। इसलिए कि कंचन रघुवीर के बड़े भाई की बेटी थी, उसने कंचन को बेटी से बढ़कर माना। मगर चंदा कंचन को उसके काले रंग के लिए हमेशा कोसती रही। अगले ही दिन से रघुवीर कंचन की शादी के लिए रिश्ते देखने लगता है और कुछ ही दिनों में कंचन की शादी कौशल्या के सबसे छोटे बेटे रवि से हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल आती है, जहां उसकी गोरी जेठानी शिखा और श्रेया उसका गृह प्रवेश कराती हैं। कंचन, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। तभी शिखा कहती है, सासू माँ आगे आइए और हमारी देवरानी जी की मुंह दिखाई शुरू कीजिए। जैसे ही कौशल्या कंचन का घूंघट उठाती है, तभी उसकी दोनों गोरी बहुएं अपनी काली देवरानी की हंसी उड़ाती हैं। अरे ये क्या माँ जी, हमने तो सोचा था कि हमारी देवरानी कोहिनूर के हीरे जैसी होगी, मगर ये तो कोयले की खान निकली। माँ जी, अगर इस नजर बट्टू में आपको क्या नजर आ गया? इससे लाख गुना सुंदर तो मेरी बुआ की बेटी ब्यूटी थी। अगर वो देवरानी बनकर आती तो भर भर कर दहेज लाती। श्रेया बहू, शिखा बहू, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, समझी तुम? सौ ने सच कहा तूने कौशल्या। गोरे रंग का इतना गुमान अच्छा नहीं है, क्योंकि ये गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। और एक दूसरी बात, अगर भगवान इंसान के अंदर एक खूबसूरती देता है तो एक खोट भी जरूर देता है। अब तुम दोनों खुद को ही देख लो। भले चेहरा चांद का टुकड़ा जैसा पाया है, मगर हो तो परकटी। सर पर गिनती के 4 बाल हैं, और वही एक नजर अपनी देवरानी को देख लो, रेशम से लंबे बाल हैं उसके।
अपनी देवरानी के लंबे बालों की तारीफ सुनकर दोनों जेठानी जल भुन जाती हैं। अगली सुबह कंचन सूरज उगने से पहले उठकर ससुराल की साफ सफाई करके पूजा पाठ करके अपनी सास के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। प्रणाम माँ जी। जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो। कितने सुंदर बाल हैं। आजकल की बहू तो मॉडर्न दिखने की होड़ में परकटी बनती फिरती हैं। जैसे तेरी जेठानियों को देख ले, वैसे तेरी पहली रसोई है। तू जल्दी से मीठे में खीर और छोले पूड़ी बना लेना। जी माँ जी। कंचन जल्दी से किचन में आकर खाना बनाने लगती है। वहीं उसकी गोरी घमंडी जेठानी खिड़की से अंदर झांकती है। शिखा, देख तो जरा मेरी इस काली देवरानी के लंबे लहराते बाल मेरा खून जला रहे हैं। काश कि ये बाल हमारे होते तो हमारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते। थोड़ी देर में कंचन बनाया हुआ खाना मेज पर परोसती है। तभी श्रेया का पति शेखर कहता है, अरे वाह कंचन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बहुत ही लजीज खाना बनाया है तुमने, वरना तुम्हारी दोनों जेठानी तो दिन भर अपने चेहरे की लीपापोती में ही लगी रहती हैं। ये सुनकर कंचन मुस्कुराती हुई बोली, शुक्रिया जेठ जी। कंचन बहू, ये हमारा खानदानी हार है, आज से ये तेरा हुआ। अपनी काली देवरानी को पुश्तैनी हार देता देखकर शिखा पिनकते हुए बोली, माँ जी, कायदे से इस हार पर बड़ी बहू का हक होता है, और ये हार हमारे गोरे रूप पर अच्छा लगेगा, ना कि इस कल्लो माई पर। बस बड़ी बहू, अब एक शब्द और नहीं, समझी? ये हार छोटी बहू का ही है। सास और पति के खाने के बाद तीनों बहुओं के खाने की बारी आती है। फिर जैसे ही कंचन कुर्सी पर बैठती है, उसके दोनों गोरी जेठानी गुस्से से उसे जमीन पर गिरा देती हैं। जेठानी जी, आपने मुझे गिराया क्यों? क्योंकि यही तेरी असली जगह है। तू कल की आई काली देवरानी माँ जी के सामने बनकर दिखा रही है। श्रेया, ये अपने लंबे बाल दिखाकर माँ जी के आगे अपना नंबर बढ़ा रही है। मैं तो कहती हूँ इसके ये बाल ही काट देते हैं। नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा मत करना, मेरे बाल मत काटना। शिखा बेचारी कंचन के बाल खींचने लगती है और श्रेया उसके बाल काटने वाली होती है कि तभी कौशल्या वहाँ आ जाती है। ठहर जाओ तुम दोनों। अरे ये क्या गजब करने जा रही थी? इतने सुंदर बाल काटने को जी कैसे चाहता है? निकल जाओ इस घर से। नहीं नहीं, जाने दीजिए माँ जी, जेठानी जी को घर से मत निकालिए। उसके बाद दोनों जेठानी अपने कमरे में चली जाती हैं। वो हर दिन कंचन को अकेला पाकर उसे सुनाती रहती, साथ ही उसके बनाए खाने को भी खराब कर देती। जल्दी कर श्रेया, वरना अगर उस कल्लो माई ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे तू बस ध्यान दे। जलन के मारे श्रेया बरनी भरकर मिर्च खाने में मिलाकर खुश होते हुए कहती है, अब मजा आएगा। जैसे ही माँ जी अपनी काली बहू का बनाया मसालेदार खाना खाएंगी तो उसके वहीं लंबे बाल पकड़कर मारेंगी। कितना मजा आएगा। मेरी जेठानी के मन में मेरे लिए इतनी नफरत है, मैं माँ जी को बता भी नहीं सकती, वरना माँ जी इन्हें घर से निकाल देंगी। अपनी जेठानी के बेघर होने के ख्याल से बेचारी देवरानी दोबारा से पसीने में भीगकर खाना बनाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और एक दिन एक एक करके हमारे सारे प्लान चौपट होते जा रहे हैं। अब इन छोटे मोटे पैतरों से बात नहीं बनेगी। अब इस काली देवरानी का कुछ तो करना होगा। शिखा, क्यों ना हम अपनी काली देवरानी का दी एंड कर दें? फिर देवर जी की शादी ब्यूटी से करा देंगे और फिर माँ जी और ब्यूटी हमारी मुट्ठी में रहेंगे और हम दोनों ठाट बाट से रहेंगे। इस तरह ईर्ष्या और लुचपन में आकर श्रेया और शिखा कंचन को मारने पर उतारू हो जाती हैं। और एक रोज जब कंचन मंदिर जाती है तभी शिखा कहती है, श्रेया, मंदिर बिल्कुल सुनसान पड़ा है, चला जिस काली देवरानी को पार घाट पहुंचाते हैं। ये बोलकर शिखा कांच की बोतल सीढ़ी चढ़ रही कंचन के सिर पर तोड़ देती है, जिससे कंचन के लंबे बाल खून में सन जाते हैं। जेठानी जी, आप? हाँ मेरी काली देवरानी, थोड़ी देर में तुम हमारी देवरानी से राम प्यारी हो जाओगी। चलो टाटा बाय बाय। जैसे ही शिखा मुड़ती है उसका पांव फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, जैसे भगवान के उस घर में खरा इंसाफ हुआ हो। श्रेया, मुझे बचाओ। आखिर में कंचन पूजा की थाली से चुनरी निकाल कर अपने सिर पर बांध के कहती है, माता रानी, आज तेरी भक्त को तेरी जरूरत है, मदद करना। कंचन श्रेया के साथ शिखा को अस्पताल लाती है और होश खोते हुए कहती है, डॉक्टर, जेठानी जी को बचा लीजिए। ऐसा बोलकर कंचन बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में डॉक्टर कंचन और शिखा का ट्रीटमेंट करते हैं। तभी उसके ससुराल वाले अस्पताल आते हैं। श्रेया बहू, ये सब कैसे हुआ? इस सब की कसूरवार मैं हूँ माँ जी। श्रेया रोते हुए कौशल्या को सारी बात बताती है। 24 घंटे के बाद जैसे ही शिखा होश में आती है तो कहती है, डॉक्टर, मुझे मेरी देवरानी के पास ले चलो। शिखा को कंचन के वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहां शिखा डबडबाई हुई आंखों से अपनी काली देवरानी को देखकर कहती है, कंचन, मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा तुमसे जलती रही और तुमसे तुम्हारी जिंदगी भी छीनने की कोशिश की, मगर तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। हाँ कंचन, मुझे भी माफ कर दो।
शिखा भाभी, श्रेया भाभी, आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए। शायद उस होनी को होना ही था। जो बीत गई मेरे दिल में आज भी आप दोनों की जगह वही है जो कल थी। अपनी काली गोरी बहुओं के बीच मेल मिलाप देखकर कौशल्या बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से श्रेया और शिखा अपनी काली देवरानी के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।